हेलो, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल सिंह गवर्नमेंट एग्जाम पॉइंट पर। तो लास्ट लेक्चर मैंने अपलोड किया था ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पार्ट 1। आशा करता हूँ आप सभी ने लोगों ने उन लेक्चर को देख करके समझ गया होगा, वीडियो को लाइक भी किया होगा और चैनल को सब्सक्राइब भी किया होगा। तो आज हम लोग उसका फाइनल पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, डेट इज़ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पार्ट 2। ये फाइनल लेक्चर आज इसका होगा। तो लेक्चर को लास्ट तक देखिएगा। पसंद है तो लाइक कीजिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए विदाउट लेट स्टार्ट करते हैं। आज इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस गैमेटोजेनेसिस क्या होता है? तो गैमेटोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म by primary sex organ that is testis in the male reproductive system, उसी को बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। अब गैमेटोजेनेसिस में जो स्पर्म बन रहा है, कहाँ से बन रहा है, कौन सा सेल पार्टिसिपेट कर रहा है इसको बनाने में? उस सेल का नाम है इमैच्योर मेल जर्म सेल, डेट इज स्पर्मेटोगोनिया। और इनका फॉर्मेशन शुरू होता है एट प्यूबर्टी। डायग्राम में देख लीजिए, यही है यहाँ पर स्पर्मेटोगोनियम। इसी को, ये स्पर्मेटोगोनियम है, इसको स्टेम सेल भी कहते हैं। यही स्पर्मेटोगोनियम शुरू में माइटोसिस करेगा। माइटोसिस करने के बाद में अपनी संख्या को लगातार बढ़ाएगा, अपनी साइज को भी बढ़ाएगा। और इस स्पर्मेटोगोनियम में से कुछ एक स्पर्मेटोगोनियम बाद में माइटोसिस करके अपने साइज को बढ़ा करके मैच्योर बन करके क्या कहलाएगा? उस मैच्योर्ड फुल्ली ग्रोन स्पर्मेटोगोनियम को बोलते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ये ब्रीफ में आइडिया दे रहे हैं, आगे डिटेल में समझेंगे। यही प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बाद में मायोसिस करेगा, मायोटिक डिवीजन। मायोटिक डिवीजन 1 एंड मायोटिक डिवीजन 1 करके ये बनाता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट फर्दर आपका मायोटिक डिवीजन सेकंड करके स्पर्मेटिड को बनाएगा। ठीक है, यही स्पर्मेटिड बाद में स्पर्मिएशन के थ्रू एक मैच्योर्ड स्पर्मेटोजोआ बन के तैयार हो जाएगा, जो कि यहाँ पे एक सर्टोलाइज सेल्स होगा। ये सब सर्टोलाइज सेल्स है। इसी सर्टोलाइज सेल्स में अपने हेड को अंदर इम्बेड किया रहता है ताकि इसको नरिशमेंट मिलता रहे और जब जरूरत पड़े तब यहाँ से ये बाहर निकले। ये ब्रीफ में हो गया गैमेटोजेनेसिस। आइए डिटेलिंग करते, आगे बढ़ते हैं। अब बताते हैं कि मैच्योर स्पर्म बनता कैसे है। ठीक, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये लेक्चर है। इससे क्वेश्चन आने की पूरी संभावना होती है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको फ्लो चार्ट दे दिया है, कब क्या बनेगा, ध्यान से सुनिएगा। स्पर्मेटोगोनिया सिंगुलर होता है, स्पर्मेटोगोनियम। ये शुरू में मल्टीप्लाई करेगा, अपनी संख्या को बढ़ाएगा वाया माइटोटिक डिवीजन। इसी में और किसी बुक में पढ़िएगा तो पता है कि ये टाइप ए भी होता है, टाइप बी भी होता है स्पर्मेटोगोनिया। तो शुरू में माइटोटिक डिवीजन करके ये मल्टीप्लाई करेगा और अपने नंबर को बढ़ाएगा। इस स्पर्मेटोगोनियम में एट द एंड ऑफ माइटोटिक डिवीजन, जब माइटोटिक डिवीजन हो जाएगा उसके एंड में इनके पास टोटल 46 क्रोमोसोम्स होता है और डीएनए कंटेंट 1C होता है। इसका मतलब हुआ यहाँ जो 46 क्रोमोसोम होगा वह क्रोमोसोम सिंगल स्ट्रक्चर्ड होता है। ये है क्रोमोसोम का डायग्राम। ये है क्या? सिंगल स्ट्रक्चर, सिंगल स्ट्रक्चर क्रोमोसोम, सिंगल स्ट्रक्चर क्रोमोसोम। यहाँ पर डीएनए कंटेंट क्या है? 1C डीएनए। अभी डीएनए का कंटेंट क्या है?
1cDNA। आई बात समझ में? क्वेश्चन पूछ सकता है बाबू कि स्पर्मेटोगोनियम में कितने क्रोमोसोम होते हैं और डीएनए कंटेंट कितना होता है, यानी ये भी पूछ सकता है कि क्रोमोसोम कितना है और क्रोमोसोम सिंगल स्ट्रक्चर है कि डबल स्ट्रक्चर है। आई बात समझ में? क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे स्पर्मेटोगोनियम में से कुछ खास स्पर्मेटोगोनिया माइटोटिक करते करते मैच्योर हो जाते हैं, और जब मैच्योर हो जाएंगे तो उसी मैच्योर्ड स्पर्मेटोगोनिया को बोलते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बोलते हैं? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। देखिए यहाँ पर लिखा भी है, स्पर्मेटोगोनिया में माइटोसिस हुआ, डिफरेंशिएशन हुआ, तो क्या बना? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना। प्यूबर्टी पर एक स्पर्मेटोगोनिया से दो बना, माइटोसिस पे फिर दो बनता ही है। इस प्रत्येक स्पर्मेटोगोनिया में फिर माइटोसिस होगा तो क्या बनेगा? दो आपका प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा, इससे भी दो बनेगा प्राइमरी स्पर्मेटो, यानी कि आपका टोटल 4 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट हो गया। ठीक है, इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में अभी भी क्रोमोसोम टोटल 46 है, डीएनए कंटेंट 1C है और सिंगल स्ट्रक्चर्ड क्रोमोसोम, याद रखिएगा। अब ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मायोसिस में जाएगा, किस में जाएगा? मायोसिस में, मायोसिस 1, मायोसिस 1 में जाएगा, मायोसिस 1 में जाएगा। अब मायोसिस 1 में जाकर के ये कन्वर्ट हो जाएगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। जब सिंगल प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मायोटिक 1 यानी रिडक्शन डिवीजन 1 में जाएगा तो उससे दो इक्वल हैप्लॉइड सेल बनेगा। देखिए यहाँ बना, देखिए यहाँ पे देखिए इस कलम में ये है दो सिंगल, दो हैप्लॉइड, क्या यही दो हैप्लॉइड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है। ठीक है, मायोटिक 1 के बाद हुआ, मायोटिक 1 के बाद, तो इसमें क्रोमोसोम कितना हो जाएगा? 23N, क्योंकि रिडक्शन डिवीजन होता है, और रिडक्शन किस में हो रहा है? क्रोमोसोम की संख्या में रिडक्शन हो रहा है। और डीएनए रिडक्शन तो क्रोमोसोम संख्या में हुआ, लेकिन यहाँ पर क्रोमोसोम क्या है? यहाँ क्रोमोसोम आपका डबल स्ट्रक्चर है। ये क्रोमोसोम क्या है? आपका डबल स्ट्रक्चर है, डबल स्ट्रक्चर, एक सेंट्रोमियर डबल स्ट्रक्चर। इसी को बोलते हैं क्या? क्रोमैटिड कहते हैं, क्रोमैटिड कहते हैं, लिख लीजिए, क्रोमैटिड कहते हैं। यही होता है सिस्टर क्रोमैटिड, क्योंकि एक ही क्रोमोसोम का दोनों रेप्लिकेटेड पार्ट है, तो सिस्टर क्रोमैटिड, इसको क्रोमैटिड कहती है। अभी तक यही है 23N डबल स्ट्रक्चर। अब देखिए ये सेकेंडरी, प्रत्येक सेकेंडरी, अब दो बनाया सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, तो प्रत्येक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट सेकेंड मायोटिक डिवीजन करेगा, सेकेंड मायोटिक डिवीजन करेगा, और प्रत्येक एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से दो बनेगा आपका क्या? स्पर्मेटिड। टोटल कितना था सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट? 2 था, तो एक से बना 2, फिर अगले से बना 2, टोटल बन गया 4 बना, 4 हैप्लॉइड स्पर्मेटिड। डायग्राम में यहाँ पर देख लीजिए, देखिए ये था एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, इससे बना 2 स्पर्मेटिड बन गया। फिर ये है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, इससे बना 2 स्पर्मेटिड, तो टोटल कितना हो गया? टोटल 4 इक्वल टोटल 4 इक्वल स्पर्मेटिड बना, चारों हैप्लॉइड है। यहाँ क्रोमोसोम 23N है और सिंगल स्ट्रक्चर 1C डीएनए हो गया। मतलब यहाँ जो क्रोमोसोम हो गया इस तरह का सिंगल स्ट्रक्चर हो गया, यहाँ क्रोमेटिड में आकर सेपरेट हो गया। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है। एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 2 ही स्पर्मेटिड बना, अगला सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट फिर 2 बनेगा, तो 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से टोटल 4 बन गया। आगे क्वेश्चन बनवाएंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा है टीआरई में, ध्यान रखिएगा। अब ये स्पर्मेटिड फाइनली स्पर्मेटोजोआ में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा वाया द प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस। देखिए यहाँ पर स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ में गया वाया डिफरेंशिएशन, इसको कहते हैं स्पर्मेटो, मैंने स्पर्मेटोजोआ कह दिए। अब ये जो स्पर्मेटोजोआ बना ये सर्टोलाइज सेल्स में जाकर के एम्बेड हो जाएगा, और जब जरूरत पड़ेगा तब सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स में से ये बाहर निकलेगा स्पर्म वाया स्पर्मिएशन।
आशा करता हूं इस प्रोसेस को अच्छे से समझे होंगे। यहां से क्वेश्चन आने का बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं किसी को? चलिए आगे बढ़ते हैं और एक सवाल बना लेते हैं। सवाल कहता है कि 100 सेकेंडरी oocyte दिया। अभी तक मैंने आपको oocyte फीमेल के बारे में नहीं पढ़ाया है, बट मेल के बारे में पढ़ा दिया है। और 100 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट दिया हुआ है। कहता है कि इससे कितना स्पर्म बना और कितना ओवा बना। अब ध्यान से सुनिएगा। एक, अब इसको बना लीजिए, अपने से बनाइए, बन जाएगा। एक सेकेंडरी, सिंगल सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से कितना बना स्पर्मेटिड यानी ओवम, सॉरी स्पर्म, 2 स्पर्म बना। एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 2 स्पर्म बना। टोटल कितना? 100। तो 100 से कितना बन जाएगा? 200 स्पर्म बनेगा। तो ऑप्शन में दिया है 200 स्पर्म। 200 स्पर्म है तो यहाँ पर 100 सेकेंडरी oocyte बनेगा। आगे पढ़ाएंगे फीमेल में पढ़ाएंगे कि एक सेकेंडरी oocyte से एक ओवम बनेगा और एक पोलर बॉडी बनता है। इसलिए 100 सेकेंडरी oocyte से 100 आपका ओवम बन जाएगा। समझ में आया? तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इस टाइप का सवाल आने की संभावना और बनती है बीपीएससी टीआरई 4 में। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा दूसरा सवाल। सवाल पूछता है स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया, टाइप बी वही होता है, स्पर्मेटोगोनिया है, ये कैसे डिवाइड करते हैं? तो अभी ने बताया था, वाया माइटोसिस। स्पर्मेटोगोनिया माइटोसिस डिवीजन करते रहेंगे जब तक कि ये मैच्योर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन न जाते तब तक। ये जो एम माइटोसिस है ये आपका प्रोटोजोआ में होता है, प्रोकैरियोट्स में होता है एम माइटोसिस। मायोसिस जो होगा वो आपका प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मायोटिक 1 होगा तो बनेगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में मायोटिक 2 होगा तब उससे फाइनली क्या बनता है? आपका हैप्लॉइड स्पर्मेटिड बनता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आशा करता हूँ चीजों को समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जब स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ लिए तो भाई इस स्पर्मेटोजेनेसिस को कोई ना कोई हार्मोन तक कंट्रोल कर रहा होगा भाई, हाँ या ना? यस, कंट्रोल करता है हार्मोन्स को। आइए समझ लीजिए। देखिए ये है आपका हाइपोथैलेमस। क्या है? हाइपोथैलेमस। इस हाइपोथैलेमस से एक सिक्रीट होगा GnRH, गोनाडोट्रोपिन रिलीज हार्मोन। ये जाकर के एंटीरियर पिट्यूटरी लोब होता है, उसको ये सिग्नल देगा GnRH। बोलेगा कि भाई तुम 2 प्रकार का हार्मोन को रिलीज कर दो। क्या क्या? दूसरा ये LH जो हार्मोन्स है, जो मैं समझा रहा हूं वही स्लाइड में लिखा हुआ है। ये LH आपका लेडिक सेल, ये LH लेडिक सेल पर लेडिक सेल पर एक्ट करेगा और यहां से बनाएगा। ये लेडिक सेल सिक्रीट करता है, बनाता है टेस्टोस्टेरोन को। किसको बनाता है? टेस्टोस्टेरोन को बनाता है। समझ में आ गया होगा आशा करता हूं। तो ये टेस्टोस्टेरोन फर्दर आपका स्पर्मेटोजेनेसिस में आपको मदद करता है। ये एफएसएच करते क्या है? ये एफएसएच आपका डायरेक्टली स्पर्मेटोजेनेसिस को हेल्प करता है। कैसे? तो ये एफएसएच आपका सर्टोलाई सेल्स पर ये एफएसएच एक्ट करेगा और ये सर्टोलाई सेल्स स्पर्मेटोजेनेसिस को प्रमोट करता है। और एक बात और ध्यान दीजिए, यही सर्टोलाई सेल्स बाद में क्या करेगा? इनहिबिन नाम के हार्मोन्स को रिलीज करेगा। रिलीज करके ये इनहिबिन जाएगा एंटीरियर पिट्यूटरी में, जा करके बोलेगा कि भाई एफएसएच ज़्यादा बन चुका है, उसका सिक्रीशन को बंद करो। ठीक उसी प्रकार ये नेगेटिव फीडबैक लूप हो गया। ठीक उसी प्रकार जब टेस्टोस्टेरोन बन जाएगा बॉडी में ज़्यादा मात्रा में ये बन जाएगा,
तब ये जाएगा हाइपोथैलेमस को भी बोलेगा और एंटीरियर पिट्यूटरी को भी बोलेगा कि भाई तुम क्या करो, इसको बोलेगा कि तुम GnRH कम करो, और एंटीरियर पिट्यूटरी को बोलेगा कि भाई तुम LH का सिक्रीशन को कम कर दो, क्योंकि ये अधिक मात्रा में बन चुका है। जो मैंने यहाँ समझाया वो सारा बात यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, कि दो हार्मोन्स होता है LH FSH। एच लेडिक सेल पर काम करेगा, एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन को बनाता है, ये सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर में काम करता है। एंड्रोजन जो होता है, टेस्टोस्टेरोन जो होता है, ये LH के प्रेजेंस में स्पर्मेटोजेनेसिस में पार्टिसिपेट करेगा। FSH जो है ये सर्टोलाइज सेल्स पर एक्ट करता है और कुछ फैक्टर रिलीज करता है जो कि स्पर्मियोजेनेसिस यानी स्पर्मेटोजेनेसिस में टोटली हेल्प करता है। समझ में आपको आ गया होगा, आशा करता हूँ, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, यहाँ से क्वेश्चन पक्का आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैंने एक टेबुलर फॉर्म में, टेबुल के फॉर्म में भी डाल दिया है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हार्मोन क्या कंट्रोल करता है। GnRH निकलता है हाइपोथैलेमस से, टारगेट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी को, बोलता है कि भाई तुम LH और FSH दोनों को रिलीज कर दो। FSH अगेन एंटीरियर पिट्यूटरी को टारगेट करेगा, ये टारगेट करता है सर्टोलाइज सेल्स को, सर्टोलाइज सेल्स प्रमोट करता है स्पर्मेटोजेनेसिस को। सॉरी यहाँ मैं गलती बोल दिया, FSH का सोर्स है एंटीरियर पिट्यूटरी, फिर LH भी एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलता है, लेडिक सेल पर जाके हिट करता है, इसको बोलता है भाई तुम टेस्टोस्टेरोन को रिलीज कर दो। टेस्टोस्टेरोन लेडिक सेल से निकलता है और टारगेट साइड इसका बहुत सारा है, और इसका काम क्या है, मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को ये प्रमोट करता है और स्पर्मेटोजेनेसिस को भी ये प्रमोट करता है। इनहिबिन ये सर्टोलाइज सेल से निकलता है, एंटीरियर पिट्यूटरी की हिट करता है, कहता है कि भाई FSH का फॉर्मेशन को इनहिबिट कर दो, रोक दो, क्योंकि FSH ज्यादा मात्रा में बन चुका है। समझ में आया, आशा करता हूँ। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, इसलिए मैं डाल दिया हूँ, काम आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जब बढ़े तो सवाल बना लीजिए। सवाल कहता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन मेल किसके अंडर में डेवलप होता है। तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए मेल में टेस्टोस्टेरोन का काम होता है, फीमेल में एस्ट्रोजन का काम होता है। आशा करता हूँ चीजों को समझ पा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड स्पर्म का डिफरेंशिएशन किस हार्मोन्स के अंडर में कंट्रोल होता है। अभी बताया था FSH। FSH डायरेक्टली स्पर्मेटोजेनेसिस और स्पर्म डिफरेंशिएशन में काम करेगा। LH डायरेक्टली काम नहीं करता है, LH टेस्टोस्टेरोन को सिक्रेट करता है और टेस्टोस्टेरोन जाकर के हेल्प करता है, इसलिए इसका सटीक आंसर होगा FSH, इसका सटीक आंसर होगा। पैरा हार्मोन से काम है, कैल्शियम मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, उसके एब्जॉर्प्शन वगैरह में। ठीक है, आशा करता हूँ चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक और सवाल पूछा है, सब बीपीएससी टीआरई में पूछा सवाल है, एक सवाल भी टीआरई से बाहर नहीं है, सब टीआरई में सवाल पूछा हुआ है। कौन सा मैच गलत है, गलत है, गलत है। सर्टोलाइज सेल्स न्यूट्रिटिव होता है, लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था, तो ये तो सही है, न्यूट्रिटिव होता है। कोरोना रेडिएटा, अभी ऑप्शन भी छोड़ दीजिए, ऑप्शन सी पर आइए। लेडिक सेल टेस्टोस्टेरोन को सीक्रेट करता है, हाँ या ना। यस करता है, तो सी भी सही है, ए भी सही है, सी भी सही है, तो मोर देन वन का तो ऑप्शन उठता ही नहीं है, तो ऑप्शन बी क्या है, गलत है। आगे पढ़ाएंगे जाकर के आपको, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ाएंगे, वहां पर कोरोना रेडिएटा नाम का फॉलिकल सेल्स होता है ओवम के चारों तरफ, स्पर्म में नहीं होता, इसलिए ऑप्शन बी गलत है। यहाँ ऑप्शन बी सही है, जो कि करेक्ट मैच नहीं दिखाता है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। समझ में आ गया, आशा करता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे स्पर्म के बारे में। जब स्पर्मियोजेनेसिस हुआ, स्पर्म बना, तो स्पर्म दिखने में कैसा लगता है, देखिए स्पर्म का डायग्राम यहाँ दिया है। इसमें सबसे ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, बाद में एक्रोजोम होगा, यहाँ पर हेड के पास न्यूक्लियस है जिसमें क्रोमोसोम पाया जाता है, फिर टेल होता है, फिर इसमें मिडिल पीस होगा, मिडिल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, यही माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा देता है स्पर्म को स्विम करने के लिए, लास्ट में टेल होता है। तो मैंने बता ही दिया सारा का सारा पार्ट, ठीक है। अब इसी स्पर्म हेड में जो न्यूक्लियस होता है वह हैप्लोइड न्यूक्लियस होता है, याद रखिएगा, हैप्लोइड न्यूक्लियस। क्वेश्चन पूछेगा स्पर्म में कितना होता है क्रोमोसोम, स्पर्म में क्रोमोसोम होता है 23N विथ सिंगल 1C DNA, यानी 23N विथ
सिंगल स्ट्रक्चर डीएनए होता है, याद रखिएगा। इसी ये जो हैप्लॉइड न्यूक्लियस है इसको कवर किया जाता है कैप लाइक स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं एक्रोजोम। एक्रोजोम, ये देखिए ये आपका हेड है, न्यूक्लियस यहीं पे, न्यूक्लियस के ऊपर में यहाँ पर होता है क्या, एक्रोजोम होता है, कैप लाइक स्ट्रक्चर एक्रोजोम होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। कैसे, देखिए इसी एक्रोजोम में हायालुरोनिडेज एंड प्रोटीएज नाम का क्या होता है, एंजाइम होता है जो कि मदद करता है ओवम के मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट, स्पर्म के द्वारा ओवम के मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट करके उसके अंदर जाने के लिए एक्रोजोम आपका मदद करता है। क्योंकि इस पर क्वेश्चन पूछा गया, अभी आपसे बनवाते हैं। मिडिल स्पेस में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ऊर्जा में हेल्प करता है। और यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है जो एनसीईआरटी किताब में दिया है, फर्टिलाइजेशन के लिए क्या जरूरत है। तो फर्टिलाइजेशन की जरूरत क्या है कि प्रत्येक इजैकुलेशन में ड्यूरिंग क्वाइटस 200 से 300 मिलियन स्पर्म बनता है। 200 से 300 मिलियन स्पर्म का कम से कम 60% स्पर्म नॉर्मल, ये आपका नॉर्मल, एक रुक जाइए थोड़ा गड़बड़ा गया, नॉर्मल आपका स्पर्म होता है, ठीक है। और उस 60% में से 40% जो होता है वह आपका विगरस मोटिलिटी शो करना चाहिए। तभी क्या होगा, तभी वह स्पर्म ज़्यादा एक्टिव होता है, तभी वो अच्छे से कोपुलेशन कर सकता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब देखिए क्वेश्चन बनाइए, मैंने कहा था क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन बनाइए इसको। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि अगर एक्रोजोम नहीं होगा तो उससे क्या असर पड़ेगा नॉर्मल स्पर्म की एक्टिविटी में। तो अगर एक्रोजोम नहीं होगा तो क्या होगा, ये ओवम को पेनिट्रेट नहीं कर पाया, क्योंकि एक्रोजोम का काम ही है ओवम को पेनिट्रेट करके अंदर चले जाना। तो मैच्योरेशन में कोई इसका दिक्कत नहीं होगा, एनर्जी में कोई दिक्कत नहीं होगा, दिक्कत हो जाएगा ओवम को पेनिट्रेट करने में दिक्कत होगी। यही सवाल पूछा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। मैं आशा करता हूँ कि आप लेक्चर को एंजॉय किए होंगे और इसको अच्छे से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और यहाँ पर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम समाप्त होता है। अगले लेक्चर में मिलेंगे विथ ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसका थोड़ा लंबा लेक्चर चलेगा, उसके लिए तैयार है। तब तक टेक केयर, थैंक यू।